दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए सभी से यह निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा, जिसे जान करके आप ये जानेंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आते हैं। जैसे कि दोस्तों, सभी लोग जानते थे कि महात्मा बुद्ध एक राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग के एक सन्यासी का रूप ले लिया। तो इसीलिए उन्हें सब पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के वो 12 महत्वपूर्ण नियम, यानी कि एक और से कह लो कि हम उनके पूरे जीवन के सार हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इसीलिए सभी से निवेदन है, सभी से गुजारिश है कि पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुने और उस 12 बातों को सुन करके अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी बीमारी नहीं होगी और आपको कोई बुढ़ापा छू ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत दयावान और एक न्यायप्रिय राजा था। उनके 2 रानियां थी। उनके दोनों रानियां अति सुंदर, वो भी रानियां उस राजा के स्वभाव पर गई थी। वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनके प्रजा कभी दुख के सामना ही नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था कि जिनके जिम्मे में हर एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखोगे, सबके मतलब अलग अलग काम बांटे गए थे। तुम्हें ये कार्य करना है, और इतना उनका सत्य हिदायत था। कोई भी अपने काम में लापरवाही पाने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनकी जो समूह में, जो उनकी मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे। और राजा जो है, कभी भी उसे जब न्याय करना होता था सभा में उनके साथ, तो कभी भी वो अपने न्याय नहीं करता था। वो किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करता था। वो दोनों पक्ष के एक एक पॉइंट को समझते थे। दोनों के विषयों पर, मुद्दों पर ध्यान देकर वो सही और निष्पक्ष फैसले सुनाते थे। इस तरह से राजा के प्रजा के जो राज्य थे, उसमें सब प्रजा सुखी थे। अब राजा का एक नियम यह भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी। पूरे राज्य के जितने लोगों थे, उनकी एक सभा बुलाई जाती थी। किसके घर कितने अनाज हो रहा है, किसके घर खाने को नहीं है, उसे अनाज दिया जाता था। ऐसी एक प्रकार की व्यवस्था थी। तो उनके जो सभी जो है प्रजा थे, वो एकदम सुख जीवन में चल रही थी। तो इसी समय से उनका राज्य आसानी से चल रहा था। सारी प्रजाएं सुखी थी, और इसी सुखी के वजह से हमेशा जो है सारी प्रजाएं राजा का गुणगान गाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। उसी सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमें हमारी समस्या का समाधान करें। राजा बोलते हैं, क्या बात है, बताइए किसान। कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं। अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है। अभी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 27 से 28 साल होगा, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी उम्र 60 साल हो। बाल झड़ते जा रहे हैं और उसके पेट निकलते जा रहा है। बड़ा आलसी है, कोई काम नहीं करता है। हमने अपने हिसाब से इधर उधर दवा कराया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। महाराज कहते हैं, ठीक है, मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री अपने राजवैद्य से इस किसान का बेटे का इलाज करवाया जाए, जो भी खर्चा होगा उस राज्य कोष से दिया जाए। मंत्री ऐसा ही करते हैं। उनके दोनों किसान के बेटे का इलाज राजकोष के खर्च से राजवैद्य करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर वो किसान सभा में उपस्थित होते हैं और कहता है कि महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे की वैसे ही है। राजा कहते हैं,
ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार चल ही रही थी कि उसी गांव से, उसी राज्य से 2 लोग और आते हैं। पति और पत्नी रोते हुए आते हैं और वे भी वही कहते हैं, समस्या यही होती जा रही है। फिर धीरे धीरे सभा चल ही रही थी कि ऐसे ऐसे एक एक करके पूरे गांव के आधा से ज्यादा लोग आए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि सारे राजवैद्यों को बुलाया जाए, दूर दूर से राजवैद्यों को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस पर पूरा खोज करे, अनुसंधान करे। राजा का यह सख्त आदेश था। सारे मंत्रियों को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। पूरे राज्य के छानबीन करके सबके घर के पता लगाया जाए कि इसका क्या कारण है। बाहर से भी वैद्य को बुलाया गया। जितने जितने प्रसिद्ध वैद्य थे सारे वैद्य को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की। उस आपातकालीन बैठक में सारे राजवैद्यों से विचार विमर्श किया गया कि राजवैद्य लोग, आपके पास 10 दिन का समय है। इस 10 दिन के समय में पूरे राज्य के हर एक घर घर की बीमारी का आप पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या चीज खाने से ये हो रही है, उसे पता लगाया जाए। जो भी राजवैद्य इस बीमारी का सही सटीक पता लगा लेगा, उस राजवैद्य को पुरस्कार के रूप में मैं एक राज्य दे दूंगा। अब सारे राजवैद्य एकदम से जुट गए, अपने पोथी पथरा किताब लेकर के, और घर घर जाके रात दिन एक करके पूरा 10 दिन छानबीन चलता रहा। फिर 11वें दिन राज की सभा लगती है। उस राजसभा में सारे राजवैद्य, पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे राजवैद्य से पूछते हैं। सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने तो बहुत छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से औषधियाँ और उपचार भी किए, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। तो उसमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है जो बहुत बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 130 से 135 साल की थी और उसने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। 130 साल का बुजुर्ग बता रहा है तो इसका समाधान क्या होगा। कुछ देर बाद वह राजा कहता है, राजवैद्य, आप अब इसका समाधान आप ही बताएंगे, क्योंकि हम आज 1 महीने से इसके कारण हम खुद बहुत ज्यादा चिंतित है। हमारी प्रजा परेशान होती जा रही है और हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी सोच में परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारियां जो भी है, सब लोग अपनी प्रजा से परेशान है। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजा हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास एक उपाय जरूर है। इस समस्या का सारा समाधान एक ही आदमी के पास है। अगर उस आदमी को ढूंढ के लाया जाए तो आपकी राज्य के सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, राजवैद्य जल्दी बताइए, इस शुभ काम में देरी मत करिए। मुझे जल्दी उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए। हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे।